prove that asymmetric covariant और contravariant tensor of second order has n plus 1 by 2 independent components in n-dimensional space Vn. In n-dimensional space Vn. आज जाइएगा, अनसॉल्व खोलिएगा, जरा चेक करिएगा कितने साल आया हुआ है ये। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट वेक्टर ले लो, सॉरी टेंसर ले लो ऑफ सेकेंड ऑर्डर का। ठीक, जो सिमेट्रिक हो, जो कैसा हो, सिमेट्रिक हो। उसमें दिखाइए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ये होंगे, मतलब ये जो है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो किसी पे निर्भर ना करता हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर ना करता हो, उसकी संख्या आपको इतनी दिखानी है। ठीक, सबसे पहले तो ये बताइए कंट्रा लें कि को लें? कंट्रा। चलिए मान ले रहे हैं कंट्रा वेरिएंट टेंसर लेना है। आपने कहा कंट्रा, दोनों इंडेक्स कहाँ आएंगे? ऊपर। कितने ऑर्डर का है? 2, तो कितने इंडेक्स आएंगे? 2। कैसा है वो? सिमेट्रिक। आपस में इंटरचेंज करने पर कोई फर्क। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको हमने एक डिटर्मिनेंट बनाना सिखाया था। डिटर्मिनेंट में कहा था पहला वाला रो को दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम को। अगर ए आई जे का हमको डिटर्मिनेंट बनाना हो, ए आई जे का डिटर्मिनेंट बनाना हो, तो पहला वाला इंडेक्स रो को, दूसरा वाला इंडेक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, nth एलिमेंट A1n। दूसरी रो में आ गए A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। आखिरी वाला क्या मिलेगा? AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक है, अब बस इसी में समझते चलिए, फिर थियरी हम एक साथ लिखवाएंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। इसको पढ़ते हैं हम लोग डायगोनल। ठीक है, सबकी खासियत ये है कि सबके इंडेक्स सेम है। अगर A11 को 11 से बदलेंगे तब भी क्या आएगा? A11, है ना। A22 को इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बदलेंगे
तब भी क्या आएगा A22। A33 का मान A33, ANN का मान ANN। ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऐसे कहिए ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्यों इंडिपेंडेंट है? जे आई वाले पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जे आई वाले पर निर्भर करता है। 1 2 2 1 पे निर्भर करता है, लेकिन इसमें कौन किस पे निर्भर कर रहा है? 1 1 1 1 के बराबर ही है, 2 2 2 2 के बराबर ही है, 3 3 3 3 के बराबर ही है, 4 4 4 4 के बराबर ही है, n n n n के बराबर ही है। तो ये सारे कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये दोनों सेम स्लॉट है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करते। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 2 1 वाले पे निर्भर करेगा। अगर 2 1 वाला पॉजिटिव होगा तो 1 2 भी पॉजिटिव होगा, 2 1 वाला नेगेटिव होगा तो 1 2 भी नेगेटिव होगा, 2 1 वाला फ्रैक्शन होगा तो 1 2 वाला भी फ्रैक्शन होगा, 2 1 वाला रियल होगा तो 1 2 वाला भी रियल होगा, 2 1 वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो 1 2 वाला भी कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब 1 2 2 1 पे क्या कर रहा है? निर्भर, डिपेंड कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर 1 1 नेगेटिव है तो 1 1 भी नेगेटिव, 2 2 नेगेटिव है तो 2 2 भी नेगेटिव, 3 3 नेगेटिव है तो 3 3 भी नेगेटिव। किसी पे निर्भर किया? 1 1 1 1 पे ही कर रहा है। आप खुद पे निर्भर कर रहे हैं। जब आप खुद पे निर्भर करेंगे तभी कहते हैं सामने वाला सेल्फ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर हम अपनी रोजी रोटी के लिए खुद कमा रहे हैं तो हम खुद का खुद पे निर्भर कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गए? डिपेंडेंट। आप और आपका भाई आपके माँ बाप पे निर्भर है, लेकिन हम अपनी रोजी रोटी के लिए अपने पे ही निर्भर है। हम पढ़ाई के लिए खुद पे ही निर्भर है, हम 2 वक्त के खाने के लिए खुद पे ही निर्भर है। सेल्फ डिपेंडेंट, जिसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। वो क्या हो गया? डिपेंडेंट। पहले ये समझिए, हमको कैसे कंपोनेंट्स चाहिए? इंडिपेंडेंट। कैसे? इंडिपेंडेंट। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, nth एलिमेंट। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन डायगोनल इज इक्वल टू n। डायगोनल में सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? n। इसका काम खत्म। ठीक है, अब देखिएगा टोटल एलिमेंट कितने थे? n रो n कॉलम, इसका मान 1 से n, इसका मान 1 से n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? n स्क्वायर। उसमें से इंडिपेंडेंट कितने हो गए? n। तो बचे हुए कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। बचे हुए कितने हुए? n स्क्वायर माइनस n। टोटल में से इसको घटा देंगे तो बचे हुए कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, रेस्ट इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर, रेस्ट का मतलब बचे हुए, टोटल में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या चीज? ये बाकी बचे हुए डिपेंडेंट है। अभी सुनिए पहले मेरी बात, हमने कुछ नहीं लिखा अभी। हमने क्या लिखा? इंडिपेंडेंट कितने हो गए? n। तो बाकी बचे हुए कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n। हटा देंगे अभी। अब ठीक है, रेस्ट एलिमेंट्स आर n स्क्वायर
माइनस n। ठीक है, अब देखिए A11 A21 पे निर्भर कर रहा है, A13 A31 पे निर्भर कर रहा है, ये वाला इस पे निर्भर, मतलब 2 3 इस पे निर्भर, ये वाला इस पे निर्भर। तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट पर निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे। ऊपर वाले सारे एलिमेंट नीचे वाले पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले सारे एलिमेंट नीचे वाले पे डिपेंड करेंगे। A12 किस पे डिपेंड करेगा? A21 पे। A13 किस पे डिपेंड करेगा? A31 पे। A1n किस पे डिपेंड करेगा? AN1 पे। ऊपर वाले सारे नीचे वाले पर डिपेंड करेंगे। क्या करेंगे? डिपेंड। तो उसका आधा कर दे तो वो कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। इधर वाले सारे इधर वाले पे डिपेंड करेंगे, इधर वालों को भगा दिया तो वो सब क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। आप उन पे निर्भर थी, चीटिंग करा देंगी। आप उन पे निर्भर थी, चीटिंग करा देंगी। आप दोनों इन दोनों पे डिपेंडेंट थी, इन दोनों को हमने भगा दिया। अब जितना आएगा उतना ही तो लिखेंगी, जितना आएगा उतना ही तो लिखेंगी। आप दोनों क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। तो अगर हम इसको आधा कर दें तो ये कैसा बन जाएगा? इंडिपेंडेंट। ये बात समझ में आई? ये सारे के सारे रोजी रोटी के लिए खुद का खुद पे निर्भर, इसलिए इंडिपेंडेंट। ये आधे के आधे इस आधे पे डिपेंड कर रहे थे, तो हमने इन आधों को हटा दिया, तो ये जिन पे निर्भर कर रहे थे वो चले गए। तो ये बचे हुए अब किसी पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। निर्भर नहीं कर रहे मतलब कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट टोटल इंडिपेंडेंट निकालना हो तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, n स्क्वायर प्लस n/2, n प्लस 1/, बस यही करना था। क्या बोले? डायगोनल के एलिमेंट खुद का खुद पे निर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की संख्या n। बचे हुए एलिमेंट्स कितने हुए? n स्क्वायर माइनस n। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऊपर वाले नीचे वाले पर निर्भर कर रहे हैं। हमने नीचे वालों को हटा दिया तो अब ये किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है। तो कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। टोटल इंडिपेंडेंट निकालना है, जोड़ दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब लिखिए ये थ्योरी। ये पूछा जाता है भाई, एग्जाम में बहुत आता है। लिखिए, लेट Aij, i और j दोनों ऊपर बनेगा। लेट Aij be the component of contravariant tensor of second order which is symmetric, नीचे से लिखिए that is ये Aij is equal to Aji, Aij is equal to Aji। आगे लिखिए for every I, j is equal to, for every I, j is equal to 1 2 3 dash 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 n। यहाँ लिखा है
फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन, क्योंकि कितने डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं, एन डायमेंशन की। ठीक है, नीचे से लिखिए hence the determinant of aij, hence the determinant of aij consist of कितने एलिमेंट्स होंगे, i 1 to n, j 1 to n, n into n, that is n square, consist of n square elements, consist of n square elements in Vn, which is given by बनाइए ए आई जे इज इक्वल टू, ये पूरा डिटर्मिनेंट बना लीजिए, डायगोनल भी बना लीजिएगा, ऐसे डब्बे में कर लीजिएगा। बन गया। अच्छा, जो डायगोनल में एलिमेंट है उनकी खासियत देखिए, रिपीटेड इंडेक्स है। कैसे इंडेक्स है? रिपीटेड। हम खुद पे निर्भर करते हैं, मतलब कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, नीचे से लिखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, number of independent components corresponding to the repeated index, corresponding to the repeated index, corresponding to the repeated index that is in diagonal, that is in diagonal, ये is equal to n, is equal to n। ठीक है वर्णिता, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। हमने आपके कहने पे ये मिटा दिया था। ठीक है, तो लिखिए नीचे से hence the number of components, hence the number of components corresponding to distinct index, DISTINCT, distinct index, corresponding to distinct index is equal to, देखिए रेस्ट एलिमेंट का मतलब ये सब रिपीटेड इंडेक्स है, तो ये और ये कैसे है? नॉन रिपीटेड, मतलब डिस्टिंक्ट इंडेक्स वाले। इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल में से रिपीटेड वाले को घटा दिए, कितना आया? n स्क्वायर माइनस n।
लिखिए इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के कारण ये इस पे निर्भर करेगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के कारण ये इतना इस पे डिपेंड करेगा। इसको हटा देंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे तो इंडिपेंडेंट। समझ रहे हैं आकाश? ये इस पे डिपेंड है, इसको हटा दिया तो अब ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। नॉट डिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, लिखिए ड्यू टू सिमेट्री the number of independent components of distinct indices is equal to n square minus n by 2। अब क्या निकालेंगे? टोटल के लिए रिपीटेड और नॉन रिपीटेड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लिखिए therefore the total number of independent components are उतार लीजिए पूरा। ये उतार लीजिए। हो गया? ये सिमेट्रिक के लिए था। सिमेट्रिक में n+1/2 आया। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में आता है n-1/2। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक। एंटी में n आया है, ANTI, इसलिए एंटी वाले में नेगेटिव आता है। सिमेट्रिक में पॉजिटिव, एंटी में नेगेटिव, n आने के कारण नेगेटिव, तो यहाँ क्या आता है? माइनस। ये अभी 2021 में ऑप्शनल में आया था और इसके अलावा पेपर में हर 2-2 साल छोड़ करके आपको मिल जाएगा। क्योंकि 2 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो इस साल अवेयर हो करके जाइएगा कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। लिखिए थ्योरम प्रूव दैट a skew symmetric covariant और contravariant tensor of second order has n-1/2 independent components
independent components in Vn. हम समझा रहे हैं, करेंगे आप लोग, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। सेम फिर उसके बाद ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। जरा अब उसको देखिए, ये डिटर्मिनेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड है, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। पहले हम रिपीटेड वाले को लेंगे। रिपीटेड में जरा ध्यान दीजिएगा, a11 का मान निकालेंगे, a11 इज इक्वल टू माइनस a11। इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा 2a11 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 रखेंगे तो मिलेगा a22 इज इक्वल टू माइनस a22। इधर लाएंगे तो 2a22 इज इक्वल टू 0, a22 इज इक्वल टू 0, a33 इज इक्वल टू 0, ann इज इक्वल टू 0। तो रिपीटेड इंडेक्स वाले जो वैल्यूज़ हैं वो n की जगह क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है। उससे क्या हो गई, 0। अगर ये डिपेंडेंट है, ये जो है आपका रिपीटेड इंडेक्स है, तो 1 2 3 n, टोटल रिपीटेड इंडेक्स की संख्या कितनी है, n। तो नॉन रिपीटेड, रेस्ट नॉन रिपीटेड की संख्या कितनी होगी, n² माइनस n। इतना इस पे निर्भर कर रहा है, तो इसको हम हटा दिए तो अब ये निर्भर नहीं करेगा। नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट। कितना आया, n² माइनस n/2। ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये रिपीटेड इंडेक्स वाला, ये नॉन रिपीटेड वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 0 प्लस n² माइनस n/2। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 1/2। यही प्रूफ करना था। अंतर क्या बैठा, इसकी संख्या बशर्ते n है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या बन गई, 0। उसकी वैल्यू क्या बन गई, 0। मतलब उसका कोई रोल मॉडल नहीं है। जैसे मेरे क्लास में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे में 2 बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, आ जाएंगे, कल गायब, फिर परसों गायब, फिर नरसों आ गए, तो उनसे हमको क्या, फिर हमको पता वो पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो गई, 0। वो रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, क्योंकि हमको पता है वो कुछ करके दिखा नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। वही चीज़ इसके साथ कि अगर आपके पास ये संख्या में n है तो क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जो आते ही नहीं है, उनकी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। रहे ना रहे हमको पता उनसे मेरा कुछ आना जाना है नहीं, ठीक है। इसीलिए ये भले ही संख्या में n है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि वो एंटी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, बुक में है, अपने मन से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, बुक में देख करके लैंग्वेज टू लैंग्वेज लिखिएगा, क्योंकि बुक में वो चीज़ भी प्रूफ करके दिखाई है, ठीक है। स्पेस छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लिखिए। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी 2018 के बाद से डीडीयू में पूछना शुरू हुआ है। लिखिए, लिखिए इफ, क्वेश्चन लिखिए इफ AI are component of, if AI are component of
covariant vector, then show that Bij is equal to Aj minus Aj Ai. Are component of a skew symmetric covariant tensor of second order. लगा लीजिएगा 2022, कहीं कराया नहीं जाता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज बता रहे हैं और कल हम आपको बोले थे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े बड़े, जो उसमें से एक फिक्स है आएगा, वो कल बताएंगे। ठीक है, वो पूरा 1 घंटा मेरा ले लेता है। देखिए क्या कह रहा है, ये कोवेरिएंट वेक्टर है। क्या है ये? कोवेरिएंट वेक्टर। आपको सिद्ध करना है ये कोवेरिएंट टेंसर होगा ऑफ सेकेंड ऑर्डर का, और साथ ही साथ स्क्यू पूछा है ना, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए टेंसर की क्लास में रेगुलर रहिए, टेंसर पल्ले पड़ेगा नहीं, ये हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लास इसकी इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्लास में आप ज़रूर कुछ ऐसा सीख करके जाएंगे, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वर्ड, जब अगले दिन लिखाएगा तो आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हम अपने यहाँ के लिए कह रहे हैं, कहीं पे भी पढ़िए, कहीं पे भी। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं है, एक दिन आपने क्लास मिस किया तो वो सेक्शन आपका आउट है। और जो चीज़ आप जानते नहीं है उसकी एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है तो जो बताया जा रहा है वो सब सीखना है, बात खत्म। एक इंडेक्स होता है तो वेक्टर कहते हैं, एक से अधिक इंडेक्स होता है तो टेंसर कहते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर नाम दिया है और इसको टेंसर। अगर ये कोवेरिएंट वेक्टर है तो इसकी पहचान क्या होगी? ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन नहीं करता है? स्केलर नहीं करता है, वेक्टर। हमने तो प्रूफ कराया है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला पूरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, है ना। वेक्टर और टेंसर एलओटी को सेटिस्फाई करते हैं, जबकि स्केलर एलओटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ये वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। लिखवाइए इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए? 2, xi और x बार i। लिखवाइए इसके लिए a बार i इज इक्वल टू a बार i a बार j। दोनों की जरूरत होगी इसलिए दोनों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बार बना देंगे तो ये भी बार आएगा, ये भी बार आएगा। a बार i और a बार j, दोनों की जरूरत इसलिए दोनों लिख रहे हैं। क्या आएगा? a j आ चुका है, k कितने इंडेक्स है? 1। कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे? इसको बैलेंस कराइए, नीचे ऊपर बार के साथ आई। ठीक है, a बार j इज इक्वल टू a m। कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स? 1 बार।
m नीचे m ऊपर, सॉरी m नीचे m ऊपर j। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसको दिखाना है कि ये कोवेरिएंट टेंसर होगा, मतलब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कर लिया तो टेंसर है, नहीं किया तो टेंसर नहीं है। इसके लिए एलओटी चेक करने चल रहे हैं। सिंस बी आई जे इज इक्वल टू ए जे माइनस ए जे ए आई, एलओटी में बार होता है पहले, दिस इम्प्लाइज बार बनाएंगे बी बार आई जे इज इक्वल टू ए बार आई, ए बार जे, ए बार जे, ए बार आई। एलओटी इसके लिए सिद्ध करना है, मतलब ये इसी फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। तो इसमें पहले क्या है, बार, इसलिए हमने भी क्या बना दिया, बार। दिस इम्प्लाइज बी बार आई जे इज इक्वल टू, इसका मान रखेंगे तो आएगा ए के डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, इसका मान रखेंगे तो ए एम डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे, माइनस इसका मान रखेंगे तो ए एम डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे, इसका मान रखेंगे तो ए के डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई। देख लीजिए, केवल वैल्यूज़ रखे हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणा करने चल रहे हैं, कराइए। दिस इम्प्लाइज बी बार आई जे इज इक्वल टू ए के ए एम, ए के ए एम डेल एक्स के, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे। ये पहले था, ये बाद में है। डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस ए एम ए के डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज बी बार आई जे इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए के ए एम। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस ए एम ए के, इंटरचेंज कर रहे हैं, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इम्प्लाइज बी बार आई जे, ये दोनों टर्म कॉमन दिख रहे होंगे, बाहर कर दीजिए, ए के ए एम माइनस ए एम ए के, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जरा देखिएगा, इसको जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं, आई जे था तो बी बार आई जे, इसको देखिए, के एम एम के, आई जे तो आई जे, के एम
तो बी के एम। ये बात समझते हैं? ए आई ए जे ए आई, तो आई जे, ठीक। के एम के, तो के एम, मतलब बी के एम इज इक्वल टू ए के ए एम माइनस ए एम ए के। इसको मान ले रहे हैं कैपिटल ए, इसकी हेल्प से लिखता है। तो बी बार आई जे इज इक्वल टू बी के एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार। क्या है ये, एलओटी है या नहीं? के से के कटेगा, एम से एम कटेगा, आई और जे नीचे बार के साथ, आई और जे नीचे बार के साथ। इसका मतलब ये एलओटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये टेंसर होगा। कितने इंडेक्स आए, 2। कितने ऑर्डर का होगा, 2। कोवेरिएंट की कंट्रा, ऊपर होता तो कंट्रा, नीचे है तो को। प्रूफ हो गया। अब इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा उसमें प्रूफ में लिखिए, सिंस ए आई is covariant vector of, since AI is covariant vector of first order, then the law of transformation is, यहां से उतारना शुरू करिए, यहां से पूरा उतारिए।
इसको डालिएगा 4, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 3। हो गया? बढ़े आगे भाई, बढ़े। अब देखिए ये टेंसर तो हो गया, अब क्या दिखाना है इसको? स्क्यू सिमेट्रिक। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 Bij इज इक्वल टू Aj माइनस Aj Ai। इजंट क्लियर? 3 को लिख दिया है। दिस इंप्लाइज दैट, इंटरचेंज कर दीजिए, I की जगह J की जगह I की जगह J की जगह I, J की जगह I की जगह J। Bji इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा? Aj, ये नेगेटिव Aj माइनस Aj किसके बराबर है? दिस इंप्लाइज दैट Bji इज इक्वल टू माइनस Bij। यहाँ लिख लीजिएगा इंटरचेंजिंग I एंड J। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 सुन लीजिए। इसके बाद क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इट इज क्लियर दैट Aij is covariant tensor of second order with skew symmetric property. From equation 4 and 5 it is clear that Bij is covariant tensor of second order with skew symmetric property। ठीक है, उतार लीजिए।